राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। ऐसे तो अगर हम माने तो कृमि यानी पेट का कीड़ा बहुत कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये ऐसे लक्षण पैदा करती है जो कई बीमारियों के कारण बन सकते हैं और हम इसके प्रति बहुत जागरूक नहीं रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पेट के कीड़ा के प्रति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक रखें ताकि ये जो लक्षण पैदा करते हैं उससे हम अपने आप को बचा सकें। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इसी पर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमने अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिम्स रांची की विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति नारायण को। डॉक्टर स्मृति, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृमि को हम कैसे समझ सकते हैं। जी देखिए, कृमि परिजीव एक ऐसा जीव है जिसको हम इंग्लिश में सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स भी बोलते हैं, यानी मिट्टी द्वारा फैलने वाले एक ऐसा परिजीव है जो मानव शरीर में पनपते हैं, खास करके आंतों में, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के समस्या ये उत्पन्न करते हैं। साथ में देखा गया है कि विश्व में करीब 150 करोड़ लोग इससे जूझ रहे हैं और भारत में करीब 22 करोड़ लोग। और ये भी देखा गया कि 70% केसेस जो है वो हमारे बच्चों में हो रहे हैं जो 1 से 14 साल के उम्र में हैं। जी जी, तो ये हम सभी जानते हैं कि इसका जो शिकार होते हैं ये ज़्यादातर जो है वो बच्चों में मिलता है। तो इसी के प्रति जागरूकता के लिए क्या राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, ये जो दिवस है ये हमारे भारत सरकार के तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ताकि ये कृमि को हमारे जो 1 से लेके 19 साल के बच्चे और किशोर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये कॉमन है, इसमें कम से कम किया जा सके। तो ये साल में 2 दिन जैसे कि 10 फरवरी और 10 अगस्त 6 महीना के अंतराल में बनाया जाता है और इसमें हम इन सभी बच्चों को हमारे स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से निःशुल्क कृमि मारने की दवा को वितरित करते हैं जो कि एल्बेंडाजोल है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है ताकि ये कृमि को हम कम से कम कर सकें। जी जी, हम सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो हमें कई बीमारियों से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक किया जाता है। उसी के क्रम में ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है और इस दौरान स्कूल में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहाँ पे बच्चों को ये दवाएं जो हैं मुफ्त दी जाती हैं और उसकी खुराक जो है वो निर्धारित रहती है कि हाँ इतने से इतने कम उम्र के बच्चों को ये खुराक दिया जाएगा और इससे बड़े उम्र के बच्चों को ये खुराक दिया जाएगा। क्या इसकी अवधि निश्चित होती है कि 6 महीने के अंतराल पे दिया जाए या अगर बड़े बच्चे हैं तो उनकी अवधि कम होती है? नहीं, ये हमारे सरकार ने बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं और उसमें देखा गया है कि इसको हमें 6 महीने के अंतराल में ही देना है और उससे देखा गया कि काफ़ी कम हुआ रेट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है वयस्कों के, और कारण ये भी है कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे हम देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे किस में ज़्यादा होता है। तो बच्चे जो हमारे हैं वो मिट्टी में खेल रहे हैं और अक्सर हाथ नहीं धोते हैं खाने से पहले या शौच के बाद। तो ये सब कारण है कि बच्चों में ये ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं है, बड़ों में भी हो रहा है। अगर हम प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, प्रदूषित पानी का और खाने का सेवन कर रहे हैं, तो वयस्कों में भी ये हो सकती है। जी जी, इसके कारणों लक्षणों के बारे में तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले जान लें कि क्या छोटे उम्र के बच्चों में और बड़े उम्र के बच्चों में खुराक अलग अलग होती है या अवधि जो है वो बढ़ा दी जाती है? देखिए, जैसा कि मैंने बोला, कार्यक्रम में 1 से लेके 19 साल के लोगों को हम ये दवा दे रहे हैं। तो 1 से 2 साल में हम जो एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम आता है उसकी आधा टैबलेट हम दे रहे हैं और 2 से लेके 19 साल में हम पूरा टैबलेट दे रहे हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टैबलेट को चबा के खाना है। पर छोटे बच्चे जो नहीं चबा पाएंगे क्योंकि साइज भी थोड़ा इसका बड़ा रहता है, तो उनको हम चूर करके क्रश करके दे सकते हैं पानी के साथ। पर मेन है कि चबा के खाना, निगलना नहीं है इस टैबलेट को। यहाँ पर हम जान लें कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? जी, मुख्य उद्देश्य यही है कि कृमि संक्रमण को हमें, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको हमें कम से कम करना है। तो ये सरकार की तरफ से ये एक पहल है ताकि स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर में और कुछ हेल्थ सेंटर्स में भी ये
निशुल्क सभी बच्चों को ये दिया जा सके। जी तो जी उद्देश्य ये है कि कृमि को कम करना है, और हम देखेंगे कि कम करना क्यों ज़रूरी है, उसके जी हाँ। बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि कृमि जो है वो कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी के पेट में कीड़ा है तो वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आदमी को बहुत ही खतरनाक रूप का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि क्या ये कृमि जो है या पेट का कीड़ा जो है वो कई कारणों को जन्म दे सकता है जो दूसरी बीमारी के लिए उत्तरदायी होंगे? जी बिल्कुल, अगर हम इसकी जटिलताएं के बारे में बात करें, अगर सही समय पे इसका इलाज हम ना करें तो कृमि जो ये परजीव है, इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जाती है। और जैसा कि हमने बात किया कि ये आंतों में रहता है, तो आंतों का रुकावट, जिसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, ये एक बहुत गंभीर कंडीशन है जिसको ये रूप दे सकता है। और इसमें इसका इलाज अक्सर सर्जरी होता है, मतलब दवाई से भी नहीं ठीक होगा। और अगर हम इसमें बहुत भयंकर रूप से कुपोषण, बच्चा कुपोषित हो सकता है, उसकी शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकती है। साथ में ये जो इन्फेक्शन है ये दिमाग में भी फैल सकता है, फेफड़े में फैल सकता है, बहुत तरह के एलर्जीज कर सकता है। तो ये काफ़ी सारे जटिलताएं हैं जो ये इलाज ना करने पे ये हो सकती हैं। यानी जिसे छोटा समझ रहे हैं वो आगे चलकर बहुत खतरनाक हो जी, सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि ये इसका प्रवेश हमारे शरीर में कैसे होता है? जी, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल या हम इसकी ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में बात करें, तो ये इसके जो अंडे हैं, कृमि के अंडे, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और मिट्टी में कैसे आते हैं? तो जो संक्रमित इंसान है, संक्रमित व्यक्ति, उसके मल द्वारा ये मिट्टी में फैल रहे हैं। तो उस मिट्टी में जो बच्चा खेल रहा है या जो नंगे पाँव अगर हम चल रहे हैं, तो मिट्टी द्वारा ये हमारे हाथ में या पैर द्वारा, ये त्वचा द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अगर उस गंदे हाथ से हम खाना खा रहे हैं या सब्जी धो रहे हैं, गंदे पानी से सब्जी धो रहे हैं, तो उस तरह वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वहीं पे वो अपना लाइफ साइकिल, जो कि हम कहते हैं जीवन चक्र, अपना वो पूरा करते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांसमिशन साइकिल है, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है स्वच्छता, कि हम स्वच्छ रहें। और स्वच्छता के बहुत सारे प्रकार हैं, किस तरह से हम अगर स्वच्छता के मूल बातों को हम ध्यान रखें, जैसे कि खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ को साफ पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोना। उसके बाद सब्जी और फल ये सब धो के खाना, सब्जी को अच्छी तरह से पकाना, ढकना, पानी को उबाल के पीना, नंगे पाँव मिट्टी में नहीं जाना, और साफ शौचालय का इस्तेमाल करना, खुले में शौच नहीं जाना, और हर 6 महीना पे ये कृमि की दवा लेना। अगर ये सब बातों का हम ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम कृमि से बच सकते हैं। जी जी, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? जी, इनके बहुत प्रकार है, लेकिन 3 जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकार है जो हमें इफ़ेक्ट करता है, वो है हुकवर्म, राउंडवर्म और वेपवर्म। ये तीनों के तीनों क्या मिट्टी के साथ हमारे शरीर में, मिट्टी के संक्रमण होने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, या ये हमारे शरीर में किसी और माध्यम से भी प्रवेश करते हैं? जी, मिट्टी से ये मुंह के द्वारा तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो ये हुक वॉर्म एक तरह का वॉर्म है जो हमारे पैरों के त्वचा के द्वारा भी, अगर नंगे पाँव हम मिट्टी में जा रहे हैं, तो इसलिए हम देख भी रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ये ज़्यादा ये कॉमन है, ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को हम रोक नहीं पा रहे मिट्टी में खेलने से, या वो हमेशा हाथ धोएं खाने से पहले, शौच के, ये चीज़ हम पूरी तरह से ये देख नहीं पाते। तो ये कारण से बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन हो रहा है। अगर किसी के पेट में कीड़ा है तो उसमें कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे? जी, देखिए, अगर शुरू के कई दिनों में ये कोई लक्षण नज़र नहीं आते, एसिम्प्टोमेटिक जिसे हम बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कृमि की मात्रा बढ़ने लगती है हमारे शरीर में, जो कॉमन लक्षण हम देखे गए हैं वो है पेट में दर्द, उल्टियाँ आना, जी मचलना, और बच्चों में देखा गया है कि कुपोषण, जैसे कि उनकी वजन नहीं बढ़ रही है या वजन घट रही है, उनकी कद नहीं बढ़ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये सब कुछ लक्षण है। उसके बाद खून की कमी, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये हमारा सारा पोषण और हमारा खून भी एक तरह से उसका सेवन वो कर रहा है, तो खून की कमी की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हैं जैसे कि बहुत थकान लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, तो सांस फूलना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये सब लक्षण देखे गए हैं।
जी जी। तो इन लक्षणों ये लक्षण अगर नज़र आए तो इसके इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके इलाज के लिए जैसे कि हमारा सरकार ये कार्यक्रम चला रहा है, तो हर 6 महीना पे अगर हम एल्बेंडाजोल ले रहे हैं तो काफ़ी हद तक इससे हम बच रहे हैं। लेकिन अगर और भी लक्षण जैसे एनीमिया आ गया है तो उसके लिए अलग से हमें आयरन भी लेना होगा, खाने पीने में ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अभी आपने जिन लक्षणों का जिक्र किया वो लक्षण कई दूसरी बीमारी में भी देखने को मिलते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जो है ये पेट में जो कीड़ा है उसके लक्षण है? उसके लिए क्या कोई विशेष जांच करवानी पड़ती है जिससे पता चले कि हाँ व्यक्ति जो है वो पेट के कीड़ा से संक्रमित है? जी, जांच तो हम करा सकते हैं, लेकिन बोला गया जब अगर ऐसे लक्षण हैं तो हर 6 महीने पे तो हमें दवाई लेनी ही है। जी जी। लेकिन कोई और कंडीशन अगर रूल आउट करना है तो उसके लिए और कुछ जांच करा सकते हैं। नहीं तो ब्लड में भी कुछ पैरामीटर्स है जिससे हमें पता चलता है। और मल के जी जांच हाँ। में भी हमें अंडे और कीड़े ये मिल सकते हैं। जी, स्टूल जांच करने के बाद हम लोग इस दवा का सेवन करवाने के बाद बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं। जी, हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको जांच करने से ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि हम दवा ये दे ही दें। जी जी। इसके अलावा भी कोई लक्षण नज़र आता है जैसे चेहरे पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते होना या? जी, ये जो कीड़ा है ये एक तरह का एलर्जी भी कॉज करता है, तो जी। कभी कभी चेहरे पे चत्ते नज़र आ सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है कि बच्चों में मल द्वार में वहाँ पे खुजली होना इनको, जी। खास करके क्योंकि ये जो कृमि है ये रात में उधर जाता है और वहाँ पे अंडे देता है। तो वहाँ पे बच्चों, काफ़ी बार हम बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वहाँ पे खुजली हो रही है मल द्वार में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और 3 जो मेन दिक्कतें आ रही हैं इसके साथ, पहला तो कुपोषण हो गया कि बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही। दूसरा हो गया आपका एनीमिया, खून का ये कमी हो जाना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसे हम बोलते हैं पाइका। पाइका क्या होता है कि बच्चे को खाने के अलावा बाकी पदार्थों में बहुत ज़्यादा खाने की तलब मचती है, जैसे मिट्टी, साबुन, दीवार चाटने लगता है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है एनीमिया जो कि इसके वजह से हो रही है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक शक्ति बच्चे की घट जाती है, तो बार बार उनको इन्फेक्शंस होते रहता है। तो ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू जो इस के वजह से हो रही है। जी जी। अगर किसी बच्चे को जो है भूख की कमी होने लग जाए, वो मिट्टी खाने लग जाए, दीवार चाटने लग जाए, या उसके चेहरे पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते या धब्बे आने लग जाएं, तो हो सकता है, या उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो रुक जाए, तो हो सकता है कि उसमें पेट का कीड़ा या कृमि जो है उसकी शिकायत देखने को मिल सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रात में जब बच्चे सो रहे हों और वो दांत किटकिटाए तो उनमें कृमि की शिकायत हो सकती है? जी हाँ, ऐसा भी, ये भी एक सिम्टम देखा गया है कि ऐसा भी देखा गया, ये भी हो सकता है कृमि की वजह से। क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं या हमारे बच्चे हैं या हम लोग जब छोटे थे तब दांत रात को सोते वक्त किटकिट किटकिट करना, तो अरे ये इसको तो पेट का कीड़ा हो सकता है, इसलिए उसको दूसरे दिन हम लोग जो है वो दवा देने का या चिकित्सक के पास जाते थे कि हाँ ये रात को सोते वक्त दांत किटकिटाता है। दांत किटकिटाना जो है वो हमको लगता है मुख्य लक्षण हो सकता है। जी जी। इसके अलावा अगर ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, हम इलाज के लिए जाएं, और तो ये सारे लक्षण के साथ साथ क्या और भी कोई और बीमारी से जुड़ सकता है ये पेट का कीड़ा? जी, इसका मेन जो हमें डर है जिस बात का कि वो है एनीमिया, और ख़ास करके हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनमें ये हो जाए तो एनीमिया इतना गंभीर रूप ले सकता है कि वो बच्चे पर भी उसका असर आएगा। तो बच्चे भी जो जन्म ले रहे हैं, हो सकता है उनको पहले से ही खून की कमी रहे या वो कुपोषित रहें। तो गर्भवती महिलाएं में हम ये देख रहे हैं। फिर किशोरी जो हमारे एडोलेसेंट हैं, उनमें भी खून की कमी ये ज़्यादातर देखा गया इस कृमि के वजह से। तो ये हम देखेंगे कि उनका स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खेल कूद में उनका जो ये परफॉर्मेंस था वो कम होने लगा। उसके बाद स्कूल में वो एब्सेंट होने लगते हैं, जो अनुपस्थिति स्कूल की है। तो ये सब चीज़ें हम किशोरी में देख रहे हैं। और छोटे बच्चे में जैसे मैंने बताया कि वो कुपोषित हो रहे हैं और उनका भी पढ़ाई में मन गिरता जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो देखे जाते हैं इसमें। जी जी।
हम सभी जानते हैं कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और इस दौरान कई तरह के जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वहाँ पर कीड़े की जो दवा है वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को शिक्षक जो है या जो हमारी सहिया दीदी है वो स्वयं जाकर बच्चों को दवा जो है वो खिलाती है। और इसके अलावा जो बच्चे छूट जाते हैं तो उनके लिए क्या मॉपअप राउंड चलाया जाता है? जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कई बच्चे हैं जो छूट जाते हैं और कारण क्या होता है, या तो वो उस दिन राउंड के दिन अनुपस्थित थे या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर जिसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे हमें उस समय वो दवाई नहीं देनी है। तो लगभग इस राउंड के 5 दिन बाद, जैसे कि 15 फरवरी को एक मॉपअप राउंड होता है जिसमें जो हमारी टीचर्स हैं और सहिया ये एक लिस्ट बनाती हैं इन बच्चों की जो मिस हो गए, जिन्हें नहीं मिला वो दवा। और फिर इनके पेरेंट्स को खास करके इनके माँ बाप को, इनके घर वालों को बोला जाता है कि 5 दिन बाद ज़रूर सुनिश्चित करें कि वो बच्चा उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर आए, ताकि छूटे हुए बच्चे भी उन्हें ये दवा निःशुल्क मिल जाए। जी जी। इसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि दवाएं दी जाती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या दवा देते वक्त कोई सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है? जी, दवा देने समय ये हमारे जो टीचर्स हैं और आंगनवाड़ी सेंटर में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी जो दीदियाँ हैं, इन्हें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है कि दवा किस तरह से देना है, किसे नहीं देना। अगर किसी की तबीयत ख़राब है या बिल्कुल कोई मना कर रहा है बच्चा, तो उसे ज़बरदस्ती भी नहीं देना है। और क्योंकि ये टैबलेट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो उसको बताना है कि इसे चबा के खाना है, बिना चबाए कोई फ़ायदा नहीं है उसे लेने का। और अगर वो नहीं चबा पा रहे हैं तो उसे चूड़ करके हम दे सकते हैं। और देखिए, वैसे तो बहुत कम ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस दवाई के, लगभग नहीं के बराबर हैं। पर अगर किसी को कुछ हो रहा है, जैसे एलर्जी है या कुछ, तो तुरंत उसको जो सबसे पास के स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ बच्चे को ले जाना है। लेकिन ज़्यादातर अगर जैसे कि किसी के पेट में दर्द या उल्टी जैसा कुछ बच्चों को हो सकता है ऐसा, तो उन्हें शांत करना है, उन्हें पानी देना है, ज़्यादातर यही बोला जाता जो कार्यक्रम में है। लेकिन अगर वो नहीं मैनेज हो पा रहा है तो उसे निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाना है। ज़्यादातर इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी, हम जानते हैं कि इस दवाई की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कई बार जब भी विशेषज्ञ हैं ये दवा लिखते हैं तो उस वक्त ये सलाह देते हैं कि सुबह नाश्ता करने के बाद ये दवा खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला है या बड़े उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको ये दवाएं दी जाती हैं, किस परिस्थिति में ये दवाएं दी जाती हैं? बहुत सारे कंडीशंस में दी जाती है, लेकिन ये जो हम कृमि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बड़े लोग को भी हर 6 महीने में ये दवा अपने आप ही ले लेना चाहिए। तो इस लेने से हम अपने और अपने परिवार को, क्योंकि हम एक ही वातावरण में रह रहे हैं, अगर हमें कृमि बच्चों को नहीं, अगर हमें है तो हमसे भी बच्चों में ये फैल सकता है। अगर हमारा शौचालय साफ नहीं है तो मल द्वारा, अगर इसका जो ट्रांसमिशन है वो तो मल द्वारा ही होता है, तो वो बच्चों में भी फैल सकता है। तो ज़रूरी है कि हम सब, पूरा परिवार ही कृमि मुक्त रहें। जी जी। इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जी, इसके जो बचाव हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। देखिए, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसको इससे बचने के बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम अपने दिनचर्या में इसको ला सकते हैं। सबसे पहला है खाने से पहले और शौचालय के बाद सफाई से हाथ धोना, कम से कम 20 सेकंड साफ़ पानी और साबुन से। उसके अलावा जो है कि नंगे पाँव मिट्टी में नहीं जाना, जो हमारे फल सब्जी हैं उसको अच्छे से धो के खाना, और किसी को अगर ऐसे लक्षण हैं तो उसको जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट, इलाज कराना है। और जो हमारे हमारा जो किचन है जहाँ खाना पक रहा है, ये सब को बिल्कुल साफ़ रखना है, खुले में शौच नहीं करना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अगर इसमें हम सावधानी बरतें तो काफ़ी हद तक हम कृमि के दिक्कत से बच सकते हैं। जी जी, आपने जो कहा खुले में शौच नहीं करना, ये सबसे मुख्य बचाव का तरीका है।
जो हम लोग खुले में शौच करते हैं उसमें जो कीड़े निकलते हैं, जो पहले से संक्रमित व्यक्ति है वो खुले में शौच करता है, उससे जो कीड़े निकलते हैं उसमें अगर उस पर कोई व्यक्ति अगर चल दे, नंगे पांव चल दे, तो उसके नाखूनों के माध्यम से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे वो अपना रूप जो है, वो आकार जो है वो बड़ा करने लगता है और हमारे आप को हमको परेशान करने लगता है। तो इसलिए अच्छा है कि हम खुले में शौच ना करें और इसीलिए शायद हमारे भारत सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो चलाए गए कि हाँ, आप खुले में शौच ना करें, जब भी शौच करें वो शौचालय में जाकर करें और साथ ही साथ जो हाथ धोने की जो नीति है कि 20 to 30 सेकंड्स, 20 से 30 सेकंड्स जो है वो अपने हाथों को किसी अच्छे साबुन से साफ़ करें ताकि आपके जो नाखूनों के अंदर में प्रवेश किए हुए कीड़े हैं वो हमारे खान पान या पीने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश ना करे और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। दूषित जल का प्रयोग किस तरह से हमें इससे संक्रमित कर सकता है? जी, जिस तरह मैंने बताया कि खाने में ये अंडे आ सकते हैं मिट्टी के द्वारा, वैसे ही जल में भी ये अंडे आ सकते हैं मिट्टी के द्वारा। तो दूषित जल के थ्रू फिर ये हमारे मुख द्वारा हमारे पेट में, आंतों में जाएंगे ये अंडे और फिर ये परेशानी करेंगे। और जैसा आपने बोला, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि नाखून को उसे भी छोटा रखना है और साफ रखना है, क्योंकि ये नाखून में ही ये जो अंडे हैं नाखून के द्वारा फिर ये मुंह में जा सकते हैं खाते समय। जी हाँ। तो वो भी एक चीज़ जो है वो बच्चों के खास करके नाखून छोटे और बिल्कुल साफ रखना है। जी। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और स्वच्छता को सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, लेकिन ये बात हमें मानना चाहिए कि पेट के कीड़े जो हैं वो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी हो सकता है। इसलिए उसका एकमात्र इलाज एक डोज अल्बेंडाजोल होता है, जो इस दवा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने आप को, और साल में दो ही डोज है। एक आप अगर जनवरी में लेते हैं तो आप जून जुलाई में दूसरा डोज लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक छोटी सी खुराक है जिससे आप अपने आप को इस बीमारी से या इस कीड़े से बचाकर रख सकते हैं। लेकिन इससे जो लक्षण नज़र आ रहे हैं वो आपको कई और बीमारियों की तरफ धकेल सकते हैं, इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है वो चलाया जाता है और इसी सिलसिले में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भी आप इस के बारे में क्या बतलाना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है और सभी बच्चे और उनके माता पिता ये जागरूक हों इस बीमारी को लेके, इसके लक्षण पहचानें। और ये सरकार की कोशिश है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी मानसिक शारीरिक विकास में कोई तरह की रुकावट ना आए। तो अगर हम चाहते हैं कि कल को हमारे देश की भी उन्नति हो, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, तो हमें ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे फ्यूचर हैं तो बच्चे का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी जो भी हमारे ऑडियंस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कि इस बात का ध्यान रखें और ज़रूर से ज़रूर ये दवाई लें। ये जो हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, कृमि मुक्ति दिवस, इस दिन ये दवा का सेवन करें। जी, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उसमें भी अगर इस तरह का कोई लक्षण नज़र आया जो कि पेट में कीड़ा होने की वजह से नज़र आते हैं, तो क्या वो भी ये डोज ले सकती हैं? बिल्कुल, वो भी ले सकती हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है ये दवा लेने में। जी। और इसके अलावा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें भी अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी लक्षण नज़र आए तो क्या वो भी ये दवा आराम से ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये उन्हें पता कि पहले कभी एलर्जी नहीं हुई हो, बस एलर्जी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तब वो समय अगर उस चीज़ से एलर्जी है तब वो मना करते हैं। तो अगर नहीं है तो बिल्कुल ले सकते हैं। जी। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसा अभी हमने चर्चा भी किया कि मिट्टी के माध्यम से, मिट्टी अगर संक्रमित है जी, और संक्रमित मिट्टी के माध्यम से हम लोग मिट्टी में जो उपज रहा है फूड, जो गाजर, मूली, आलू जो भी पैदा हो रहे हैं उनका भी सेवन करें तो क्या हम अपने आप को संक्रमित कर लेते हैं?
अगर उसको हमने अच्छे से नहीं धोया है, अच्छी भली भांति नहीं धोया और उसमें वो अंडे रह गए, तो बिल्कुल हम उससे संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि जो भी हम साग मूली जो भी खा रहे हैं, जो कि ऐसी मिट्टी में जी पैदा हुआ हो, उपजा हुआ हो, उसको हम साफ़ करके खाएं। बिल्कुल, अच्छे से धो के साफ़ करके, और अगर सब्ज़ी है तो अच्छे से पका के उसे खाएं। जी जी जी। तो यानी हम कहेंगे कि ऐसी जो पेट में कीड़ा हो रहा है, उससे बचाव अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्वच्छता का पालन करें, अपने हाथों को साफ़ पानी से धोएं, साफ़ पानी के साथ साबुन से धोएं। जो हम खा रहे हैं उसे साफ़ पानी से धोकर खाएं, उसे अच्छी तरह पकाकर खाएं, खुले में शौच ना करें, और इस तरह के डिवॉर्मिंग दवाओं का प्रयोग करते रहें। और जो हमारे सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है योजना, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहें। डॉक्टर स्मृति, आप हमारे बीच में आई और इस संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। जोहार।